हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट जो निकाला गया था बीपीएससी टी 3.0 के लिए, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। तो चलिए आज के वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से ही प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। राजा राम मोहन राय ने यह ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था, और ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था तो 1828 ईस्वी में। ये दोनों डेट आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है तो मैडम भिकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो प्रस्तुत किया गया था यह 2021-22 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था तो निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यह 1989 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा इसे पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय जो है वह लखनऊ में पड़ता है, और लखनऊ कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी ही है लखनऊ। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में सबसे प्राचीनतम संस्कृति जो है यह है कायथा संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो यह 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। तो यह कल्हन की पुस्तक में देखने को मिलता है। और कल्हन की किस पुस्तक में तो राजतरंगिणी पुस्तक में देखने को मिलता है कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता या प्रतिबिंबित करता है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरोशियो की धारा। कुरोशियो की धारा जो है यह किस प्रकार की धारा है तो गर्म धारा है, गर्म जलधारा है। गर्म जलधाराएं मुख्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। गर्म जलधाराएं जो होती है मुख्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो होता है वह जल परिवहन या जल मार्ग होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। जलमार्ग का जो भाड़ा पड़ता है वह भी कम ही होता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो क्या कहता है प्रश्न कि अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पवन। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वह क्षोभ मंडल होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्रम भी इसका पूछता है, जैसे क्षोभ मंडल पहले हो जाता है, उसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कितने मंडल हैं? तो 5 परत हैं या 5 मंडल हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल होता है। यह भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं। ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। केवल 20 शांत एवं अस्थिर वायु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है। तो यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कैमूर जिले में। और यह जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह प्रपात जो है, यह जलप्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। यह जलप्रपात जो है यानी तेल्हार कुंड जलप्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़े जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनवार झील। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कनवार झील। कनवार झील को ही कांवर झील के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय में स्थित है और बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल में इसे घोषित किया गया है। और भारत का पूछे तो कितवां है? तो यह भारत का 39वां रामसर स्थल में घोषित किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं। पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो इसे परपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। परपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख नदी है। इसे प्रायद्वीपीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है गोदावरी यह दक्षिण गंगा कहलाती है। दक्षिण गंगा कहलाती है। और दक्षिण की गंगा पूछे, दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, मगर दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। और गोदावरी नदी जो निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित जो है त्र्यंबक पहाड़ी, इसी से निकलती है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, महाबलेश्वर पहाड़ी नहीं बल्कि त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 6ठी अनुसूची में जो शामिल है असम है, त्रिपुरा है, इसके बाद मेघालय है और मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो इसका राइट आंसर मणिपुर से हो जाएगा। बुक में ये गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो इसमें जो सम्मिलित है जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत। ABC तीनों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नगर निगम इसमें शामिल नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है?
तो भारत में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं यह केंद्र को प्रदान की गई है। भारत में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है, जबकि अमेरिका में अपशिष्ट शक्तियां राज्य को प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था यह बी.एन. राव थे। डॉक्टर बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो होती है यह प्राक्कलन समिति होती है। कौन सी समिति होती है? प्राक्कलन समिति होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो नवंबर 2014 में इसका परिवर्तन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो यह किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह 9वीं अनुसूची में, अनुच्छेद नहीं बल्कि 9वीं अनुसूची में यह जो है अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची जो है इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1951 में, इसी के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसे जोड़ा गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा लाया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? पंचायती राज का गठन जो हुआ था वह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था, पंचायती राज का गठन। और सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक सुनिश्चित प्रपात रेखा पाई जाती है जिसकी स्थिति प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोंस नदी के पूर्व प्रपात से प्रारंभ होकर पूर्वी बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रपात आते हैं? तो ये टोंस नदी पर पूर्वा प्रपात भी आते हैं, बिहार नदी पर चचाई प्रपात भी आते हैं, और कर्मनाशा नदी पर ये जो देवदरी प्रपात है ये भी आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक, यानी सभी आते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अरहर की संकर किस्म है, तो यह किसकी किस्म है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ICPH 8 का, ICPH 8 का है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा MC सीतलवार था। क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वह MC सीतलवार को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों जो उगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेजिटेबल फार्मिंग कहते हैं। वेजिटेबल फार्मिंग कहते हैं, फार्मिंग कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, यह कितना होता है? तो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो बाग लगाने की समोच्च पद्धति या कृषि जो होती है यह अपनाई जाती है, समोच्च विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें 15 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रगीत जो होता है, इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो वंदे मातरम लिखा गया है, यह कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो राग भैरव जो गाया जाता है, यह प्रातःकाल में गाया जाता है। यह सुबह 4 बजे से 7 बजे तक गाने का इसका समय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा। एक राज्य एक चुनाव होता है, तो किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा, तो अनुच्छेद 83 में किया जाएगा, अनुच्छेद 85 में किया जाएगा, अनुच्छेद 172 में किया जाएगा, अनुच्छेद 174 में किया जाएगा, और इसके बाद अनुच्छेद 356 में किया जाएगा। इन पांचों अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है इन सबों के साथ तो और 2 भी होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है इनमें से किसे सुनिश्चित करना है, तो इसका राइट आंसर जो है विकास में जन भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, लेकिन राजनीतिक जवाबदेही इनमें से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी से है, यानी डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य जो है अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस है। अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस है। अल्टियस का अर्थ होता है उच्च, सिटियस का अर्थ होता है तेज और फोर्टियस का अर्थ होता है मजबूत। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता जो है यह पुलेला गोपीचंद्र है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, तो जिस काम को करने में हमें आनंद आता है, मज़ा आता है, उसे ही मनोरंजन कहा जाता है। और यह हमें बहुत से कामों में आ सकता है, जैसे खेलने में, कूदने में, फिल्म देखने में, संगीत सुनने में, संगीत बजाने में। इसका अनेक प्रकार हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। घुटनों की शक्ति के लिए जो अच्छा आसन होता है वह है मकरासन, वीरासन, वज्रासन। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो है वह विटामिन व खनिज लवण है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है। भोजन पकाने की सोलर विधि जो होती है वह उबालकर पकाना होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन यह एंजाइम के जगह एंजाइम होगा। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है यह किस क्रिया में सहायक होता है, तो यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह जो होता है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चेचक के विषाणु का नाम बताएं। चेचक के विषाणु का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है शेफर विधि का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगी के पानी में डूबने पर। रोगी के पानी में अगर डूबता है तो इसमें शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि क्या होता है, तो शेफर विधि पानी में डूबने, दम घुटने, बिजली का झटका लगने पर कृत्रिम सांस जो दिया जाता है
इसी के लिए यह एक विधि होती है। कौन सी विधि? शेफर विधि। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और यह कब आया था? तो 1987 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? जलीय जीव कहा जाता है तो डॉल्फिन गैंगेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है तो इसके अंतर्गत कौन सब गैस आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, जलवाष्प आता है, मीथेन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ओजोन आता है। तो इसमें कौन सा नहीं आता है? तो नाइट्रोजन गैस नहीं आता है हरितगृह प्रभाव में। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण की विधि जो है मृदा अपरदन को रोकना है, जैविक खाद का प्रयोग को भी रोकना है, फसल चक्र को अपनाना है। तो इसका राइट आंसर जो है ये सभी है मृदा संरक्षण की विधि, लेकिन नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? जब तेल की कमी होती है, सफाई नहीं की जाती है, तब यह भारी चलती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो वृद्धावस्था में जो कैल्शियम की कमी से रोग होता है वह होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होता है वह रिकेट्स होता है। बूढ़ों में जो होता है वह ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो हर्बर्ट की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। हर्बर्ट जो है यह एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करने के कारण इन्हें इसका जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि योजना विधि आधारित है। योजना विधि किस पर आधारित है? तो करके सीखने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ये जो योजना विधि है यह स्टेट से संबंधित है। योजना विधि जो है शिक्षण की नवीन विधि है। इसके प्रवर्तक जो हैं वह किलपैट्रिक साहब हैं। और यह विधि जो है अनुभव केंद्रित अर्थात करके सीखने पर आधारित है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देता है। कौन सा विधि? करके सीखने विधि। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। वकील कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान सभा को ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो यह सुचेता कृपलानी ने गाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह क्या है? तो यह सुचेता कृपलानी जो थी इसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी।
और क्वेश्चन बार बार जीके में पूछा जाता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वह सुचेता कृपलानी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी ऑल ओवर यानी पूरे विश्व में, तो एस भंडार नायकी श्रीलंका की थी। और पहली महिला राज्यपाल जो थी वह सरोजिनी नायडू थी भारत में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो गए थे 1893 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे। और यह लौटे कब थे, 1915 ईस्वी में। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है लगभग 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय असंतोष के पिता यानी भारतीय असंतोष के जनक या पिता, एक ही बात है, के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा, तो इसे वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने इसे भारतीय असंतोष का जनक या पिता कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन उस साइड ही था, तो इसका राइट आंसर हो जाता वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का जो कमांडर था वह कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, कब किया था, तो 1939 ईस्वी में। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापक में से एक थे, तो यह इसकी स्थापना कब किए थे, तो 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना किए थे, कब, 1928 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वालों जिंदा जल गया। इसी के कारण गांधी जी दुखी होकर इस आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति का संबंध किससे है, तो भंडारी समिति जो आया था यह 1994 ईस्वी में आया था। इसका संबंध जो है इसका संबंध जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किया गया था। भंडारी समिति का जो गठन किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, तो सामाजिक वानिकी में, तो सामाजिक वानिकी जो होता है यह एक बहुउद्देशीय वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है। इसके द्वारा वृक्षों को लगाया जाता है जो फल देता हो, फूल देता हो, चारा और ईंधन देता है। ऐसे वृक्षों को लगाया जाता है और इसका उद्देश्य जो होता है, ये सामाजिक वानिकी में वृक्ष लगाने का उद्देश्य जो होता है वह क्या होता है, रोजगार का सृजन होता है, ग्रामीण आर्थिक विकास होता है, पर्यावरण संतुलन होता है और प्रादेशिक आत्मनिर्भरता होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट जेल होता है, तो स्मार्ट जेल होता है, स्मार्ट जेल यह क्या होता है, तो यह एक पदार्थ जो नवीन तंत्रों की नकल करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया गया, तो हिमाचल प्रदेश जो है फल उद्योग सेब जो है इसमें विश्व प्रसिद्ध है और यह उद्योग प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित होता था। इसी प्रदूषण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा, क्या घटित नहीं होगा? तो इसमें समुद्र तट घट जाएगा, यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? तो यह वृक्ष होता है यूकेलिप्टस का वृक्ष। यह वृक्ष कौन सा होता है? यूकेलिप्टस का वृक्ष। और यह जो होता है, इस पेड़ को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और इसके बाद जो होता है, यह वृक्ष मृदा की ह्यूमस को सोख लेता है, यानी उर्वरा शक्ति को यह वृक्ष घटा देता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, यूकेलिप्टस का वृक्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। जब कोई प्रजाति 40 साल से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है तो उसे विलुप्त प्राणी माना जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमेलिन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है, तो यह कहाँ पे है? कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कानपुर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नालंदा से ज़्यादा शहरीकरण कहाँ पे है? मुंगेर में है। इससे ज़्यादा कहाँ पे है? पटना में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किसके अनुसार है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण जो होता है वह चमड़ा उद्योग से होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चमड़ा उद्योग से कुछ जहरीले पदार्थ तरल अवस्था में बहकर जल में मिल जाते हैं। चमड़ा उद्योग से जो है क्लोराइड, सल्फाइड, पारा आदि प्रदूषण निकलते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है। तो भारत का जो अधिभाग है वह लगभग 5% है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो भाग 2 योजना का हिस्सा कौन सा है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। इसके बाद सशक्त महिला सक्षम महिला है। इसके बाद हर खेत में सिंचाई का पानी है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है। उसके बाद स्वच्छ शहर विकसित शहर है। सुलभ संपर्कता है। इसके बाद सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा है। तो इसका राइट आंसर जो है, ये उपयुक्त में से तो तीनों है लेकिन नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं है? किसका संबंध पारिस्थितिक संतुलन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। औद्योगिक प्रबंधन का संबंध पारिस्थितिक संतुलन से नहीं है, तो किसका है? तो जल प्रबंधन का है और वनरोपण, इन दोनों का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इनका नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है